जिंदाबाद सभी को सलाम। सॉरी, एक टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से हमारा जो वेब सेशन था वो कट गया था। तो हम लोगों ने वापस से रिज्यूम किया है, पर कुछ अभी टेक्निकल प्रॉब्लम अभी भी है, तो इसकी वजह से वीडियो ऑन नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग ऑडियो पे ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आई होप कि आप सब इससे कंफर्टेबल होंगे, और हमारे स्पीकर्स के पास क्योंकि बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं डिस्कस करने के लिए, तो इसलिए हम चाहते हैं कि सीधे अब उनके पास जाते हैं और उनसे सुनते हैं कि पटना में रिस्पांस कैसा रहा है कोविड और लॉकडाउन को लेके। तो सिस्टर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। शुरू से कर दे क्या? जी, आपको जैसे कंफर्टेबल है। जैसे मैंने ओवरव्यू दे दिया था, तो थोड़ा क्या हम बहुत लोग आगे बढ़े? हाँ, हो सकता है। ठीक है सिस्टर, आप जैसा चाहें। हाँ। अंकित, जी सिस्टर, आप अब जैसा चाहें। नेक्स्ट स्पीकर को हम इनवाइट करते हैं, एडवोकेट दीपक कुमार सिंह। गुड इवनिंग दीपक सर। हेलो। गुड इवनिंग। यस, सो आई इनवाइट यू टू आपकी बात को रखने के लिए सबके सामने। धन्यवाद सिस्टर, और धन्यवाद युवा के साथियों जो आप लोगों ने ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया काफी अहम मुद्दे पे, और हमें मौका दिया इस संदर्भ में बोलने के लिए। सिस्टर ने जैसे बताया, जो एक बैकग्राउंड दिया उन्होंने कि किस तरीके से ओवरऑल बिहार में जो स्थिति थी जब ये एपिडेमिक स्प्रेड हो रहा था, और प्रिपेयर्डनेस लेवल पे खास करके जो एक जरूरत थी स्टेट में, वो एक अहम मुद्दा था उस समय, जिसमें कि एक्शन लेने की जरूरत थी। और वो भी एक मैं कह सकूं कि प्रिपेयर्डनेस लेवल उस स्तर पे हो जो कि जिसको हम एपिडेमिक और डिजास्टर के समय में वॉर स्केल फुटिंग पे जो प्रिपेयर्डनेस कहते हैं, उस लेवल की जरूरत थी। जिस हिसाब से कोरोना वायरस पूरे देश में बढ़ रहा था, बिहार में भी कुछ केसेस रिपोर्टेड हुए थे। मैं बात कर रहा हूँ मिड ऑफ मार्च के समय की, जिस समय में अभी केसेस सुनने में आ ही रहे थे। और सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम थी हेल्थ केयर सेक्टर में, खास करके बिहार में टेस्टिंग को लेके, कि जब शुरुआत हुई थी उस समय सिर्फ एक टेस्टिंग सेंटर ऑपरेशनल था, और एक टेस्टिंग सेंटर प्रपोज था कि वहां भी टेस्टिंग सेंटर हो। सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि जिस रफ्तार से ये एपिडेमिक बढ़ रहा था, इतने बड़े स्टेट जहाँ पे 12 करोड़ से ज्यादा जहाँ की आबादी हो, और उस स्टेट में सिर्फ एक टेस्टिंग सेंटर या 2 टेस्टिंग सेंटर से ये नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमने कुछ अपने साथियों से जो नेटवर्क में जुड़े हुए हैं, खास करके हेल्थ सेक्टर के, उन लोगों से भी विचार विमर्श किया कि इसमें हमें सरकार को एक रिप्रेजेंटेशन लेटर देके ये बताना चाहिए कि इसमें और क्या क्या हमें प्रिपेयर्डनेस की जरूरत है। सबसे बड़ा उस समय का एक जो इशू हमारे सामने था कि डेटाज अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे ग्राउंड से, क्योंकि लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ तो उसके बाद से मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो गए। तो जो भी इंफॉर्मेशन था हमारे न्यूज, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन सब से जो मिल पा रहे थे, उन्हीं पे हम लोग डिपेंडेंट थे, और वहीं से इसके अलावा जो कोई नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो इंफॉर्मेशन मिल पा रही थी, या जो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू में इंफॉर्मेशन मिल पा रही थी, उनके थ्रू में फिर हमने इस चीज को समझा, और ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू ही हमने रिप्रेजेंटेशन भेजने की शुरुआत की। और उसमें जैसे कि एक रिपोर्ट छपा कि कैसे जूनियर डॉक्टर्स के पास भी जो पीपीई किट्स थे या N95 मास्क थे, वो तक भी अवेलेबल नहीं थे, और उन्हें कोरोना वार्ड में रखा गया था टेस्टिंग मतलब उनको ट्रीट करने के लिए पेशेंट्स को। तो आप देखिए कि स्टार्टिंग के समय में प्रिपेयर्डनेस पे बहुत ही काम करने की जरूरत थी, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे
टेस्टिंग सेंटर को इंक्रीज करने की जरूरत थी। टेस्टिंग किट्स को बहुत ज्यादा मात्रा में लाने की जरूरत थी क्योंकि सफिशिएंट नंबर ऑफ टेस्टिंग किट्स अवेलेबल नहीं थे। उसमें पीपीई किट कह लीजिए और आप टेस्टिंग किट्स जो है वो कह लीजिए, इन सब की बहुत ही कमी थी। N95 मास्क की कमी थी और ये वाइडली रिपोर्टेड है अखबारों में, जिसमें कि जूनियर डॉक्टर्स ने भी कहा कि हमें क्वारंटाइन पे भेज दिया जाए क्योंकि हमारे पास में इस तरीके की फैसिलिटीज नहीं है ताकि हम पेशेंट्स को ट्रीट कर सके विदाउट इक्विपमेंट्स। तो रिप्रेजेंटेशंस गए, उसमें बहुत तरह की बातें हमने रेज करी, जैसे कि टेस्टिंग सेंटर्स को बढ़ाया जाए और पूरे बिहार को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड करके और जोन वाइज टेस्टिंग सेंटर्स इंक्रीज किया जाए, सो दैट कि एक सिरे से पटना टेस्टिंग टेस्ट सैंपल लाके और टेस्ट करना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। तो हमारी कोशिश, हमारी उस रिप्रेजेंटेशन लेटर में ये कहना था कि आप इसको बढ़ाइए और डिफरेंट जोन्स में डिवाइड कीजिए। टेस्टिंग किट्स की प्रोक्योरमेंट के बारे में हमने उसमें लिखा, आइसोलेशन वार्ड्स और आइसोलेशन सेंटर्स के बारे में बात करी, क्वारंटाइन सेंटर्स को इंक्रीज करने के बारे में बात करी। ये बहुत स्टार्टिंग फेज की हम बात कर रहे हैं, जब जिस समय में मिड ऑफ मार्च एंड ऑफ मार्च के बारे में। उसके बाद से गवर्नमेंट में भी डे आफ्टर डे कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे थे, वो लोग भी इसमें कुछ ना कुछ सुधार कर रहे थे और कहीं ना कहीं से ये इंटरवेंशन था जिसके वजह से एक ये मैसेज गवर्नमेंट को देने की कोशिश की गई कि सिविल सोसाइटीज किस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उन तक अगर फैसिलिटीज और टेस्टिंग इक्विपमेंट सही मात्रा में नहीं हो, अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव्ड स्ट्रक्चर में नहीं हो, तो ये महामारी एक बहुत ही विकराल रूप ले सकता था। क्योंकि हमने पिछले साल एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम का केसेस देखा था और उसमें जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी और बहुत सारे बच्चों की डेथ हो गई थी, तो उसको हमने रेफर करते हुए ये कहा कि इसमें इमीडिएट इंटरवेंशन की जरूरत है। और उसके बाद से देखिए कि गवर्नमेंट ने काफी सारे इंटरवेंशन किया उसमें, और आज जैसे कि मैं न्यूज़पेपर रिपोर्ट ही पढ़ रहा था जिसमें कि मुझे ये देखने को मिला कि तकरीबन आज के डेट में 7 टेस्टिंग सेंटर्स बिहार में हो गए, गवर्नमेंट टेस्टिंग सेंटर्स, और 2 प्राइवेट टेस्टिंग लैब को भी ये दिया गया कि आप यहाँ पे टेस्ट कीजिए। तो कुछ इम्प्रूवमेंट्स जो सामने हमें देखने को मिले, तो बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट सामने आए जिसमें कि बताया गया कि कितना पीपीई किट्स प्रोक्योर किया गया, कितने क्वांटिटीज में टेस्टिंग किट्स प्रोक्योर किए गए और डिस्ट्रीब्यूट किए गए डिफरेंट हॉस्पिटल्स में और फ्रंटलाइन वर्कर्स को। तो चैलेंजेस स्टार्टिंग में थे जिसको रिप्रेजेंटेशन लेटर्स के थ्रू में गवर्नमेंट को बताया गया कि ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं लोग। ओपीडी सेंटर्स नहीं चल पा रहे थे जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अपना जो, खास करके मैं बात करना चाह रहा हूँ एंटीनेटल चेकअप्स और प्रेग्नेंट वुमेन से रिलेटेड, कि अगर मान लीजिए कि ओपीडी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है और एंटीनेटल चेकअप्स जरूरी है, उस कंडीशन में फैसिलिटीज को किसी भी तौर पे रोकना नहीं चाहिए और ये इंश्योर करे कि एटलीस्ट ये ओपीडी सर्विसेज जो इमरजेंसी ओपीडी सर्विसेज है वो अवेलेबल रहे स्टेट में। तो ये हेल्थ सेक्टर पे जो हमने अपना इंटरवेंशन किया वो मैंने बताया, और उसके बाद से गवर्नमेंट ने जो उसमें क्या स्टेप्स लिए वो जितना मुझे मालूम हो पाया वो मैंने बताया। और भी बहुत सारे स्टेप्स डे आफ्टर डे लिए गए हैं गवर्नमेंट के तरफ से। इसके अलावा मैं बात करना चाहूंगा फूड और राशन का, जो मुझे सबसे बड़ा चैलेंज लगा स्टेट में स्टार्टिंग के समय में, कि सबसे बड़ा जो चैलेंज था लॉकडाउन के बाद से, खास करके गरीब तबके के लोग और हमारे मजदूर मेहनत कश वर्ग के लोग जिनकी लॉकडाउन की वजह से उनकी रोजी रोटी नहीं चालू थी, वो काम पे नहीं जा पा रहे थे, और जो दिहाड़ी मजदूर वर्ग के हमारे साथी थे वो नहीं जा पा रहे थे। उस कंडीशन में उनको जो
खास करके फूड का, राशन का जो मामला था, जो प्रॉब्लम झेल रहे थे, उसको निजात पाने के लिए फिर से हमने इसमें कोशिश करी, और इसमें सिस्टर डॉर्थी का बहुत बड़ा योगदान है, जिनके थ्रू में सरकार को चिट्ठी भेजा गया कि आप ऐसे आपदा के समय में अपने अधिकारियों को ये इंस्ट्रक्शन दीजिए कि राशन मुहैया कराया जाए उन सबको जिनको इसकी जरूरत हो। और इस आपदा के समय में आप प्रोसीजर्स में ना जाके, राशन कार्ड मांगने में ना जाके, आप वो हर जरूरतमंद को दीजिए जो कि भूख से परेशान है और वो उसको भूख से निजात मिले। फूड एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू फूड हमारा एक फंडामेंटल राइट है, और अगर ये लोगों को नहीं मिल पा रहा है, और खास करके आपदा के समय में, तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इसमें इंटरवेंशन हुआ, उसके बाद से जो गवर्नमेंट का जो अप्रोच रहा वो ये रहा कि हम ने ये रिलीज कर दिया है कि अब बिना राशन कार्ड वाले लोगों को भी राशन मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा राहत हुआ इस इंटरवेंशन के बाद में कि राशन कार्ड की अवेलेबिलिटी को हटा दिया गया कि राशन कार्ड आपके पास में है या नहीं है, आपको राशन कार्ड दिया जाएगा। लेकिन फिर भी मैं इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात करना चाहूंगा कि ये कितने लेवल पे इम्प्लीमेंट हो पा रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोगों का राशन शॉप के लिए शिकायतें थी कि समय से खुल रहे हैं तो दे नहीं रहे हैं, और राशन कार्ड मेरे पास नहीं है तो फिर मुझे कैसे मिलेगा। कई तरह के ऐसे शिकायतें सामने निकल के आ रही थी, जो कि इम्प्लीमेंटेशन लेवल को ऑलवेज क्वेश्चन करता है कि जो जो रूल्स और रेगुलेशंस निकल के आते हैं वो कितना इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो रहा है सोसाइटी में। उसके अलावा हमने ये देखा कि एक हाउसिंग का भी बड़ा इसी में मुद्दा आया, जिसमें कि इस एपिडेमिक के समय में सिस्टर के ऑर्गेनाइजेशन आश्रय अभियान के थ्रू हमें मालूम चला कि कुछ एक जगह पे लोगों ने मतलब ऑर्गेनाइजेशन कुछ डिपार्टमेंट के लोगों ने आके उनको बताया कि आप लोग ये जगह खाली कर दो, नहीं तो इसको तोड़ दिया जाएगा। और तकरीबन वहाँ पे 100 सेटलमेंट्स थे। उसको लेके हम हाई कोर्ट अप्रोच किए कि इस एपिडेमिक के सिचुएशन में इस तरीके का कोई भी स्टेप्स बहुत ही हानिकारक होगा और ऐसा नहीं करना है, और इसको स्टे के लिए हमने उसमें कोर्ट में इंटरवेंशन किया, हाई कोर्ट में। क्योंकि स्टार्टिंग में कोर्ट में फाइलिंग्स नहीं हो रहे थे, इसलिए हमने रिप्रेजेंटेशंस लेटर भेजना शुरू किया था कोर्ट्स में। और ये हाउसिंग के समय में कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ई फाइलिंग हो रहे थे, तो हमने इसमें फाइल किया हाउसिंग को लेके। और इसमें जब कोर्ट ने पूछा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के एडवोकेट से, तो उन्होंने बताया कि ऐसा कोई अभी प्लान नहीं है, कि वहां पे इस तरीके का कोई ऑर्डर नहीं इशू किया गया है। तो जाके ये मैटर डिस्पोज ऑफ हुआ कि अभी वहां पे किसी भी तरीके का ऐसा डेमोलिशन नहीं हो रहा है। तो आप देखिए कि आपदा के समय में गरीब तबका, मजदूर मेहनत कर तबका कितने और किस लेवल पे उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा था इस महामारी के समय में। इसके अलावा जो हमने इंटरवेंशन किया था वो एक था मिड डे मील और आंगनवाड़ी को लेके, जिसमें कि मिड डे मील में ये था कि जिस तरीके से स्कूल बंद हो गए थे, आंगनवाड़ी सेंटर्स क्लोज हो गए थे, उस सिचुएशन में फूड मुहैया कैसे कराया जाए स्टूडेंट को। और अगर फूड आप नहीं दे पा रहे हैं, जैसे बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये इंस्ट्रक्शन जारी हुआ था कि वो कैश असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, और इसी के सिलसिले में मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा जिसमें कि कैश बहुत ही कम दे रहे थे, जिसमें कि 15 डेज का अगर वो उन्होंने ये एक ऑर्डर जारी किया था, जिसमें जो 14 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का लॉकडाउन पीरियड था 15 डेज का, उसमें उन्होंने कहा कि फर्स्ट क्लास से 5th क्लास के बच्चों को 114 रुपीज दिया जाए और 6th क्लास से 7th क्लास के बच्चों को 171 रुपीज दिया जाए। इसका कैलकुलेशन अगर 30 डेज के ऊपर में किया गया तो निकल के आया कि ऑन एन एवरेज आप पर डे 7.5 रुपीज के हिसाब से ये एक बच्चे के ऊपर में आ रहा था। और आई थिंक ये पुष्यमित्र जी ही इसको रिपोर्ट कराए थे, उनका नाम है उस
न्यूज़पेपर रिपोर्ट में, तो वो बेहतर तरीके से इसको और एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये मिड डे मील का मामला था। लेकिन मैं बात करना चाहूंगा डिफरेंट स्टेट्स में, जैसे केरला का एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, जहाँ पे वो ड्राई राशन प्रोवाइड करने की बात करें और उसमें वीट, पल्सेस, पीनट्स, ऑयल और जैगरी तक के देने के बारे में बात कही गई वहां पे। तो ऐसे मॉडल्स जब डिफरेंट स्टेट्स में है, तो इस ऐसे मॉडल्स बिहार में क्यों नहीं है? ये भी एक बड़ा क्वेश्चन था, जिसको हमने रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू में दिया, ये इन्फॉर्म किया गवर्नमेंट को। और दूसरी बात ये भी थी कि क्या ये लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, मिल पा रहे हैं कि नहीं मिल पा रहे हैं, और कितने बच्चों तक को इसमें इसको कवर किया गया। क्योंकि मेल न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा इशू है, खास करके बिहार के संदर्भ में, जहाँ पे अंडरवेट जो 0 से 5 एज ग्रुप के बच्चे हैं, उसमें स्टेट में 44% है, स्टंटेड 48% है, और वेस्टेड की जो परसेंटेज है वो 21% है स्टेट में 0 to 5 एज ग्रुप के बच्चों में। तो आप देखिए कि जिस लेवल पे यहाँ पे मेल न्यूट्रिशन का डेटा है अवेलेबल हमारे पास, उस डेटा को ध्यान में रखते हुए अगर न्यूट्रिशन लेवल में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है, लोगों तक जो मिलना चाहिए बच्चों तक नहीं पहुंच पाएगा, तो एक एपिडेमिक के समय में एक अनदर चैलेंज हमें हमारे सामने स्टेट में देखने को मिलेगा, अगर इस पर तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो। इसके अलावा साथियों, जो बिहार के पर्सपेक्टिव में एक इम्पोर्टेंट इशू सामने निकल के आया, वो माइग्रेंट वर्कर्स का था। साथियों, सबको पता है कि जिस तरीके से मैं रोक रही हूँ दीपक जी, ये कह रही थी कि अगर हम ये तरीका अपनाएं कि हर आदमी पहले 5 मिनट अपनी बात रखे और फिर उसको करे, तो वो ज्यादा अच्छा होगा। तो फिर बाकी लोगों को भी बोलने का मौका मिला, जैसे 5 मिनट में अपनी बात रख के फिर नई बात कहनी हो। मुझको लगता है डोरथी, आप ये तरीका अपनाएं तो बेहतर। हम बोलने वाले थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमारा ऑडियो ऑन है। दीपक सर, kindly wind up because I think you exceeded the time. Yes, sister. So मैंने अपनी बात ऑलमोस्ट पूरी कर ली है, और अभी माइग्रेंट वर्कर पे हमारा इंटरवेंशन जारी है। जिस तरीके से माइग्रेंट वर्कर बड़े तादाद में आए और उनकी जो इश्यूज है उसको लेके, लॉस ऑफ वेजेस को लेके, फूड और राशन को लेके, सोशल सिक्योरिटी को लेके, ये हमारा इंटरवेंशन अभी जारी है। मैं अभी अपनी बात यहीं पे विराम देता हूं, और बाकी साथियों के बाद अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मैं जरूर इसमें इसका जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। थैंक यू सिस्टर। दीपक सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात किया और आपका इंटरवेंशन जहां रहा बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं याद दिलाना चाह रही हूँ पैनलिस्ट को एटलीस्ट 5 to 7 मिनट्स प्लीज। मुझे पता नहीं था कि मेरा ऑडियो ऑन है, इसलिए मैं बंद नहीं कर। नाउ आई इनवाइट मैडम निवेदिता झा, आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप अपना बात रखिए। निवेदिता झा। जी डोरथी, बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम साथियों का और उन लोगों का भी जो सुन रहे हैं। आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण मसले पर बातचीत करने आए हैं। डोरथी, अगर 5 मिनट से ज्यादा हो जाए तो आप जरूर टोक दें मुझे, कई बार बातचीत में पता नहीं चलता है। तो ये पूरा जो कोरोना का जो समय है वो बेहद ही मुश्किल समय है, और इसको मुश्किल सबसे ज्यादा बनाया हमारी सरकार की नीतियों ने। क्योंकि आप देखें कि जिस तरह से अफरा तफरी में केंद्र सरकार ने कोरोना होने के समय लॉकडाउन किया बगैर किसी तैयारी के, उससे सबसे बड़ी मुश्किल हुई। और बड़ी संख्या में मजदूर परेशान होके पैदल आए, और हजारों मजदूर पैदल चले, हजारों किलोमीटर चले। बिहार के कई प्रवासी मजदूर चले, और बहुत सारी कहानियां, दुखों की कहानियों से हमारा देश भरा पड़ा है कि कोरोना समय में महामारी से ज्यादा दुख की कहानियां आई। और मुझे लगता है कि ये पूरा फेल्योर है सिस्टम का और सरकार की दूरदर्शिता का,
कि आप लॉकडाउन करने के पहले अगर आप सोचते कि कैसे हम जो लोग फंसे हुए हैं, जो दूर देश में हैं, जो दूर दराज जगहों में हैं, उनको समय देते वो, तो शायद हम जो मजदूरों को हमने खोया, बहुत सारे बच्चों को खोया, रेल की पटरियों पे मजदूर कट गए, और मुजफ्फरपुर के प्लेटफॉर्म पे भूख से मर गई, और वो वीडियो बहुत वायरल हुआ, आप लोगों ने देखा होगा कि एक बच्चा अपनी माँ को बार बार उसका कपड़ा खींच रहा, उठाने की कोशिश कर रहा है, और वो मां मर चुकी है। तो इतनी दुखद चीजें हुई हैं, बावजूद इसके अभी तक सरकार के पास मजदूरों के लिए और इस बीमारी से लड़ने के लिए कोई खास योजना नहीं है। मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाह रही हूँ कि बिहार में मुख्यमंत्री ने सहायता राशि के लिए कहा कि हम हर मजदूरों को करीब 1,000 रुपया उनके अकाउंट में देंगे। तो 29 लाख लोगों ने ऐप के माध्यम से रजिस्टर कराया, जिसमें सरकार का दावा है कि 20 लाख लोगों के अकाउंट में 1,000 रुपया दिए गए। फिर क्वारंटाइन सेंटर में 14 लाख लोग रजिस्टर किए गए, और सरकार ने कहा कि जब वो ठीक होके जाएंगे तो हम लगभग 500 रुपया उनके खाते में देंगे। और तीसरा जो बिहार सरकार ने काम किया कि 1,41,00,000 जो राशन कार्ड धारी है, उनको 1,000 रुपया देने की बात हुई। ये दूसरी बात है कि इसको देखने की जरूरत है कि उन तक राशन पहुंचा कि नहीं, उनके बैंक अकाउंट में पैसे पहुंचे कि नहीं, ये सारी चीजें को मॉनिटर करने की जरूरत है। राशन की जहां तक बात है, चूंकि हम लोग बिहार में लगातार काम कर रहे हैं और कई लोगों को राशन पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं, बिहार में स्वास्थ्य और भूखमरी, ये दो चीज बहुत ज्यादा हो रही है। लोगों तक राशन नहीं पहुंच रहा है, जबकि अभी दीपक जी ने कहा कि सरकार ने कहा कि बगैर राशन कार्ड के भी हम राशन देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और जो रिपोर्ट आ रही है कि ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मसला भी बन रहा है कि लोगों को राशन पहुंचाने के नाम पर लोगों तक राशन नहीं पहुंच रहा है। और स्वास्थ्य की हालत के बारे में मुझे बहुत नहीं कहना है, सब लोग जानते हैं कि बिहार में स्वास्थ्य की क्या हालत है। और बिहार सरकार की जो सबसे खराब नीति थी कि कोई भी ओपीडी यहाँ बिहार में नहीं खुला हुआ है, जिसकी वजह से जो दूसरी बीमारियां हैं, सिर्फ कोरोना तो नहीं है देश के अंदर या बिहार के अंदर, तो जो दूसरी बीमारी है जिसमें डॉक्टर की बहुत ज्यादा जरूरत है, उन बीमारियों की देखरेख के लिए कोई सुविधा नहीं। हमारे परिचित एक लड़का, जिसकी भाभी सीवान में थी, उसको तकलीफ हुई, दिल की तकलीफ हुई, और जब पता चला कि उनको हार्ट की बीमारी है, तो उसको सिवान से पटना भेजा गया। पटना के किसी अस्पताल ने उसको एडमिट नहीं किया कि पहले आप कोरोना का जांच करा के आए। और कोरोना जांच अभी किसी भी प्राइवेट सेंटर में नहीं हो रहा है, सिर्फ सरकार के सेंटर में हो रहा है, और बिहार के सिर्फ 4 जगहों पे हो रहा है बिहार के अंदर। तो फिर वो दूसरे हॉस्पिटल में जब कहीं भी इसको एडमिट नहीं किया, वो पीएमसीएच गया। पीएमसीएच पे उसको क्वारंटाइन वार्ड में रखा गया, और कहा गया कि जब तक इसकी जांच नहीं होगी हम इसका इलाज नहीं करेंगे। और जांच होने में देर हुई और डेथ हो गया उस महिला का। सिर्फ 40 साल की महिला थी। तो ये जो पूरा सिस्टम है कि आप और दूसरा क्या कर रही है सरकार कि जिस प्राइवेट अस्पताल में कोरोना पेशेंट पाए जा रहे हैं उसको वो सील कर दे रही है, और इस चक्कर में बहुत सारे अस्पताल खुल नहीं रहे हैं, वहां लोग जा नहीं पा रहे। तो ये नीति ही बहुत गलत है, क्योंकि हर प्राइवेट अस्पताल 1 मिनट जी पास हो गया। हाँ जी, अब अपना बात बताएं। खत्म कर। बस क्लोज कर रहे हैं। तो ये नीति ही काफी खराब है, और इस वजह से आम लोगों को बहुत मुश्किलें हो रही है। स्वास्थ्य और भूख बिहार के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। जी थैंक यू वेरी मच निवेदिता जी, आपने कुछ खास मुद्दों पर बात किया, जैसा जो लेबरर्स और वापस आ रहे मजदूर लोग, उनके साथ क्या समस्याएं हैं। और दूसरी बात आपने कहा जी, जो सरकार घोषणा कर रही उसको इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। और फिर स्वास्थ्य के ऊपर आपने बात किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपना विचार रखने के लिए। अब मैं आमंत्रित करती पुष्य मित्रा जी को, जो प्रभात खबर से हैं, आपका आमंत्रित करती हूँ अपना बात रखने के लिए। सबको नमस्कार।
अभी दीपक जी ने और निवेदिता जी ने कई सारे मसलों पर बात अपनी रखी है, और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये विषय है, ये है कि पटना शहर के प्रशासकों ने पटना शहर में कोरोना के समय में या लॉकडाउन के समय में कैसे पूरे मसले को डील किया। तो इस मसले पर मैं एक बात रखना चाहता हूँ कि हमारी पूरी बिहार सरकार जो पूरे लॉकडाउन के 22 मार्च से बिहार में लॉकडाउन शुरू हुआ था, केंद्र सरकार के लॉकडाउन से 2 दिन पहले, उस वक्त से लेके लगभग अभी भी लॉकडाउन चल ही रहा है। उसको लॉकडाउन खत्म नहीं कहा जाएगा, हालांकि बहुत सारी चीजें खुल गई है। इस पूरे अवधि में उसका पूरा फोकस सिर्फ बिहार के जो मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे थे उनकी स्थितियों को संभालने में ही लगा रहा। बाकी दूसरे मसले उसके नजर में आए नहीं। जो दूसरे राज्यों में मजदूर फंसे थे, पहले तय नीतीश कुमार जी ने, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तय किया कि ये मजदूर नहीं आए, जो है वही रहे, हम उनको रहने की वहाँ व्यवस्था करेंगे और करेंगे, लेकिन वो कर नहीं पाए और दूसरे राज्यों से सहयोग नहीं ले पाए। लास्टली उनको सभी मजदूरों को बुलाना ही पड़ा, और जब बुलाए तो उसमें ही कैसे उनको क्वारंटाइन किया जाए, कैसे उनकी टेस्टिंग की जाए, इन सारे मसलों में ही वो उलझे रह गए। इसके अलावा जो राज्य के अपने लोग थे, उनको कोरोना से कैसे बचाया जाए, उनको लॉकडाउन में कैसे राहत दी जाए, ये काम लगभग नहीं के बराबर हुआ। वही पटना शहर में भी हुआ। जैसे कि माना गया कि देश के दूसरे राज्यों में बिहार के मजदूर फंसे हुए हैं, लेकिन पटना शहर में भी बड़ी संख्या में अलग अलग जिलों के, बिहार के अलग अलग जिलों के या दूसरे राज्यों के भी मजदूर या दूसरे लोग थे जो लॉकडाउन के कारण फंसे हुए थे। और लॉकडाउन बहुत बड़ा है, तो वो अपने घर कैसे जाएं, या अगर घर नहीं जाए तो यहाँ उनके रहने की क्या व्यवस्था हो, कैसे हो, उनके खाने पीने का क्या इंतजाम हो, इस पर कोई प्लानिंग नहीं हुई। आखिर तक कोई प्लानिंग नहीं हुई। केवल एक चीज कि राशन कार्डधारियों को राशन दे दिया जाएगा, वो भी मुफ्त राशन देते देते इन लोगों की स्थिति इतनी बेकार हो गई, एकदम लॉकडाउन खत्म होगा तब मुफ्त राशन मिलेगा। इसके अलावा जो तुम मुफ्त दाल राशन के साथ बंटने की बात थी, वो दाल आज तक सभी जगहों पर नहीं बटा है, कुछ कुछ जगहों पर अभी बट रहा है, जबकि लॉकडाउन खत्म होने वाला है। इसके अलावा कोई काम पटना के लोगों के लिए या पटना के गरीबों के लिए कोई नहीं। प्रवासी मजदूरों के मसले को कैसे मैनेज किया रहा है, तो पूर्णिया के, सहरसा के, दरभंगा के या आसपास के जिलों के भी, वो भी रेलवे पटरी से पैदल जा रहे हैं और उनको कोई नोटिस नहीं कर रहा है। इवन की मीडिया भी नोटिस नहीं कर रहा है, क्योंकि मीडिया का पूरा अटेंशन दूसरे राज्यों से बिहार आने वाले पैदल चलने वाले लोगों, मजदूरों पर था। तो पटना के जो लोग मजदूर थे, उन्होंने जिस तरह की यात्राएं की, इस पर फोकस किसी का नहीं रहा, इनफैक्ट मीडिया का भी नहीं था। दूसरा जो बड़ा तबका पटना शहर का प्रभावित हुआ, वो थे यहाँ कोचिंग करने वाले स्टूडेंट्स। यहाँ बड़ी संख्या में, हम सब जानते हैं कि पटना में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए अलग अलग शहरों से, जिलों से छात्र आते हैं, गाँव से आते हैं, और वो यहाँ रह के तैयारी करते हैं। अमूमन वो लोग बहुत सामान्य तबके के होते हैं और छोटे छोटे लॉज में एक कमरे में 3-3, 4-4 लड़के रहते हैं और मेस में खाना खाते हैं। जैसे लॉकडाउन हुआ, मेस, शहर के जितने मेस थे और होटल थे, वो सब बंद हो गए। अब इन छात्रों के सामने खाने पीने की गंभीर समस्या आ गई, और ये भी समस्या आ गई, अगर खाना पीना नहीं मिलेगा तो फिर करेंगे तो क्या, कहाँ जाएंगे। उस वक्त इन्होंने कैसे इस चीज को, पूरे चीज को संभाला। कई छात्रों ने खुद खाना अपने लॉज में बनाने की तैयारी की, कई छात्रों को लॉज मालिकों ने भगा दिया, उनको फिर पैदल या दूसरे तरीके से अपने अपने शहरों में जाना पड़ा। इसको भी मैनेज पटना का प्रशासन बिल्कुल नहीं के बराबर कर पाया। पटना शहर में जो मान लीजिए कि आम लोग रहते हैं, चाहे वो उनके अपने घर हैं या किराए पर रहते हैं, उनकी स्थिति ठीक ठाक है। उनके लिए भी शहर सरकार ने अगर कुछ अलग से किया हो, वो नजर नहीं आया। लॉकडाउन हो गया था, अचानक सारी चीजें बंद हो गई। 13 मार्च से मुझे याद है कि बिहार सरकार ने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया, कहा कि स्कूल बंद हो जाएंगे, मॉल्स बंद हो जाएंगे, पार्क बंद हो जाएंगे। तो इस तरह से 13 मार्च से ही बिहार में लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, जो 22 मार्च में जिस दिन मोदी जी के आह्वान पर देश जनता कर्फ्यू मना रहा था, उसी दिन नीतीश कुमार ने बिहार में लॉकडाउन की घोषणा की थी। तो शुरुआत तो इन्होंने बहुत पहले की, लेकिन उसको लेके जो तैयारी बेसिक होनी चाहिए थी, वो नजर नहीं आई। जैसे कि स्कूल बंद हो गए सारे,
और अब बच्चों की पढ़ाई का पूरा मसला जो है वो मोबाइल पर और लैपटॉप पर है। तो बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और उसमें स्कूल वाले उन पर फीस के दबाव डाल रहे हैं और तमाम तरह की चीजें हो रही है। ये सारी चीजें खबरें वहाँ आती रही और प्रशासन केवल बयानबाजी करके इन सारी चीजों को टालता रहा। कुशल मित्र, दूसरा है, आपका एक खत्म हो गया, बात समाप्त। हेलो, हाँ, आपका समय हो गया, 1 मिनट में बंद समाप्त करने के बाद जी क्लोज अप। तो ये आम लोगों को भी समझ में नहीं आया कि इस लॉकडाउन को कैसे फेस करें, और पटना के प्रशासन ने, पटना शहर के प्रशासन ने या नगर निगम ने उनके लिए अलग से कुछ नहीं किया। तो इन सारी त्रासदियों के बीच में ऐसा लगा कि बिहार का पूरा प्रशासन जो है वो फोकस रहा कि कैसे मजदूरों के मसले को, जो उनके लिए एक पॉलिटिकल चुनाव इस साल में पॉलिटिकल मसला साबित हो जा रहा था, उनको कैसे सॉल्व किया जाए, और वो भी नहीं कर पाए। लेकिन उसके कारण दूसरे तमाम मसले जो बिहार के थे वो इग्नोर्ड रहे। तो मैं अभी इतना ही कहता हूँ। ओके, धन्यवाद सर। आपने बिहार सरकार का जो काम था लेबरर्स को वापस लाने के लिए, उसमें नो प्लानिंग, उसमें आपने छात्रों की भी बात मानी, छेड़ी है, जहाँ बाहर खाते थे, लॉकडाउन होने के कारण लोगों को और बच्चों को खाना नहीं मिला, स्टूडेंट्स को। तो आपका विचार के लिए अभी बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो मैं अभी अपना कुछ 2-3 मुद्दों पर हमको बात रखना है। ये लॉकडाउन के दरमियान में क्या हुआ, मुझे लग रहा है कि सबसे पहले हमारी सरकार, चाहे बिहार सरकार हो या राज्य केंद्र सरकार हो, हमारे पास कोई डाटा नहीं है कि हमारे मजदूर कितने हमारे शहर से, हमारे गांव से, हमारी पंचायत से, हमारे राज्य से बाहर जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन किया गया, लोगों को वापस आने में किसी के सामने आंकड़े नहीं थे। तो पहली बात है, हम लोग के पास एक डाटाबेस नहीं है कि कितने लोग प्लान करके दूसरे राज्य में जाते हैं काम करने के, या दूसरे जिलों में जाते हैं काम करने के लिए। लॉकडाउन के कारण लोगों को बहुत दुख का सामना करना पड़ा। दूसरा बात है कि हमारी पॉलिसी में एक बहुत बड़ी बाधा है। पॉलिसी में जो लेबरर्स, जो शहर सिटी मेकर्स जो है, जो अपना घर द्वार छोड़ के एक शहर बनाते हैं, चाहे एक फ्लाईओवर बनाते हैं, हमारी सड़कों बनाते हैं, इन लोगों किस परिस्थिति में वो लोग रहते हैं, क्या उन लोग का क्या कमरा में 10 बाय 10 कमरा में कितना लोग रहते, उन लोग के पास क्या शौचालय है या रनिंग वाटर है। कोई भी शहर में इस पर कोई भी कंपनी जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, उन्होंने कभी इस बात को ध्यान नहीं दिया कि क्या ये लोग जो शहर बनाते, जो मेहनत करते, वो किस परिस्थिति में रहते हैं। आपने लॉकडाउन कर दिया, आपने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग कीजिएगा, आपने कहा कि हैंड वॉश करिए, लेकिन प्रावधान क्या था। तो इट्स अ टोटल फेलियर एंड ब्रेकडाउन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द पीपल हु मेक द सिटीज। और मेरा ये अंतिम बात कहना है कि हमेशा हमारे जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और हाई क्लास लोग हमेशा इनफॉर्मल सेक्टर को हीन दृष्टि से देखते हैं। ये आते हैं हमारे शहर में और हम लोग का उपयोग करते हैं, लेकिन आज शायद सब लोग को एहसास हो रहा है, बिना ये सिटी मेकर्स, जो पॉजिटिव कंस्ट्रक्टर्स है, वो शहर को बनाते हैं, वो लोग का योगदान इकोनॉमी में कितना महत्वपूर्ण है। और वो लोग नहीं रहेंगे तो हमारा शहर भी नहीं चलेगा। तो मेरे सामने ये 3 मुद्दे हैं मैं जो चाहती है रखने के लिए। एक, हमारे पास कोई डेटा नहीं एम्प्लॉयमेंट का जो जा रहा, दूसरे आपकी डेटा एक चीज शामिल करना चाहूंगी कि 2011 के सेंसस रिपोर्ट के अनुसार 55 लाख लोग बाहर हैं, बिहार से बाहर हैं। नहीं, वो डेटा है 55 लाख, लेकिन ये 55 लाख कौन से जिला से, कौन गांव से गए हैं, किसका दायित्व बनता है। क्योंकि जब लोग निकलते हैं, 55 लाख लोग निकले हैं, कहाँ गए, दिल्ली गए, बम्बई गए, कलकत्ता गए, मद्रास गए, पंजाब गए, ये डेटा हम लोग के पास नहीं है। क्योंकि जब उन लोग को वापस लाना, सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं था, कैसा इन लोग को लाया गया। उन लोग को अनदेखी कर दिया कि लोग भाई लॉकडाउन होगा, जैसा मिडिल क्लास लोग, हाई क्लास लोग रहेंगे अपना घर में, ये लोग भी रहेंगे। लेकिन अगर आप 10 बाय 10 का कमरा में रह रहे तो आपका सोशल डिस्टेंसिंग क्या होगा, आपका हैंड वॉश कहाँ होगा। तो मतलब हम उस डेटाबेस की बात कर रहे हैं निवेदिता जी, जहां हम लोग को होना चाहिए।
एक एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से। फिर उन लोग के लिए क्या सुविधा, एक कॉन्ट्रैक्टर जो होता है, एक स्कूल हो जाता है, एक इंस्टीट्यूशन होती है, तो उनके लिए कुछ पैरामीटर्स होता है कि आप इस जगह में काम करते, आपको ये सुविधा। हमारे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो आते हैं, क्या उन लोग के लिए कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम है? तो मुझे लगता है सबसे पहली बात जो हम लोग को रखना है, यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? जब हम लोग हर चीज का टैक्स देते हैं, तो क्यों सरकार सोशल सिक्योरिटी हर भारतीय नागरिक को नहीं दे सकता है? सो सोशल सिक्योरिटी जब नहीं था, जब मजदूर लोगों को कहा कि लॉकडाउन होगा, वो लोग नहीं कमाएंगे तो क्या खाएगा? तो घर जाएगा, घर जाने के लिए सुविधा नहीं। तो ये एक 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 ऐसा विशिष्ट सर्कल है। आप एक चीज को छुएंगे कि बहुत सारी समस्या सामने आए। तो हम लोग को, हमको लगा बहुत सारे हमारे देश के वासियों ने कभी नहीं सोचा कि कितने हमारे मजदूर अपना गांव छोड़ के शहरों में गए, और आज बड़ी बड़ी कंपनियां चाहते हैं कि उनको वापस न भेजे, क्योंकि उनका फैक्ट्री खुल रहा, काम करने के लिए कोई नहीं है। तो हम लोग उनको केवल एक ऑब्जेक्ट जैसा देख रहे हैं, और उनको एक मतलब वो उनका योगदान है ये हम लोग नहीं सोचते। अगर हम इसको योगदान सोचते तो उनका फैसिलिटीज क्या है, उनका राइट्स क्या है, वो उसकी बातें भी हम लोग करते। लेकिन सॉरी कि हमारा राज्य में और हमारा देश में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, और बहुत सारी चीजों की घोषणा करती है, और जैसे सब पैनलिस्ट ने कहा कि इसका इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग नहीं होती है। केवल घोषणा करने से नहीं कह सकते कि ये चीज लागू हुई है। तो थैंक यू वेरी मच, मुझे ये विचार रखना था। ओवर टू यू अंकित। हेलो अंकित। जी है सर, जी है, थैंक यू। अभी कुछ क्वेश्चंस आए हैं और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, और खासकर जो हम लोग चर्चा में कर रहे हैं उसी के फॉलो अप में ये क्वेश्चंस हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो हमें पूछना पड़ेगा सरकार से, खासकर जिस साल चुनाव है उस साल। तो एक क्वेश्चन जो है राजेंद्र भी से पूछते हैं, जो मेरे ख्याल से थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन हमारे डिस्कशन से भी, और लेकिन ये जरूरी है कि एक पार्ट जो हमारे इस पर डिस्कशन का वो होना चाहिए था, कि पटना में मोहल्ला सभाओं को इस संकट काल में एक्टिवेट किया गया क्या, और म्युनिसिपल प्रशासन ने मोहल्ला सभा के समन्वय के लिए क्या काम किया। दूसरा जो सवाल, इसको हमारे कोई भी पैनलिस्ट और स्पीकर जो है वो टैकल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। मोहल्ला सभा। हाँ, पटना में मोहल्ला सभाओं को इस संकट काल में एक्टिवेट किया गया क्या, और म्युनिसिपल प्रशासन ने मोहल्ला सभा के समन्वय को लेकर कैसे काम किया। अच्छा। दूसरा सवाल जो राजेंद्र पूछते हैं वो ये है कि बिहार सरकार ने शुरुआत में अपने राज्य के प्रवासी मजदूरों की जिम्मेदारी लेने में नकारात्मक भूमिका निभाई थी, ऐसा रिपोर्ट है। तो क्या इसके क्या कारण थे, और ये सही है कि गलत है, और इसके क्या कारण है। तो मेरे ख्याल से ये पुष्य अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि उन्होंने काफी इसके ऊपर लिखा है। एक और जो है उसके, वो भी मेरे ख्याल से पुष्य के ही लिए क्वेश्चन है कि बिहार के क्वारंटाइन सेंटर में बहुत बुरी स्थिति है, ऐसे प्रेस में रिपोर्ट्स और फोटो आ रहे हैं, तो वास्तव में क्या स्थिति है। तो पहले इन 3 सवालों को टैकल करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग अगर आंसर दे पाए इन 3 सवालों का। तो आप नाम भी बताते कि कौन कौन देगा, सवाल किससे किया जा रहा। हाँ, पहले सवाल का जवाब अगर सिस्टर आप और निवेदिता जी आप दे पाएं कि मोहल्ला सभा वाला जो है उसके बारे में अगर आप दोनों बता पाएं, और दूसरा और तीसरा मेरे ख्याल से बाकी तो पुष्प मित्र पूछिए बता। ये मोहल्ला सभा तो एक तो ये कंसेप्ट अभी यहाँ उस तरह से है ही नहीं, और कोई भी मोहल्ला में अलग से कोई मीटिंग नहीं हुई। इनफैक्ट जब बहुत ज्यादा लोगों के पास राशन नहीं पहुंच रहा था और जो लोग अलग अलग ढंग से काम कर रहे थे, तो हम उसमें हम लोगों की संस्था भी काम कर रही थी राशन पहुंचाने का। तो जब हम लोगों ने डीएम को कहा कि हमें परमिशन दीजिए ताकि हम लोग बात कर सकें, तो डीएम ने एकदम इनकार कर दिया, और बल्कि ये भी कहा कि अगर आप बिना परमिशन के काम करेंगी तो आप पर एफआईआर दर्ज होगा। हम लोगों ने ये भी कहा कि इतनी बड़ी महामारी फैली है, तो जो भी सोशल सेक्टर के लोग हैं, वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और जो मोहल्ले के अलग अलग लोग हैं, उनकी एक मीटिंग बुलाइए ताकि इस महामारी से हम मिलकर लड़ सकते हैं। लेकिन कोई भी इस तरह की मीटिंग नहीं हुई जहां तक मेरी जानकारी है। तो मुझको नहीं लगता है कि ना तो सरकार संवेदनशील है,
ना तो जो प्रशासन है वो उसको लेकर कोई संवेदनशील है। ये और काम करने भी नहीं देना चाहते, क्योंकि लोगों को अगर वो काम करेगा तो वास्तविक स्थिति का पता चलेगा। जैसे हम लोग सरकार के नहीं कहने के बावजूद काम कर रहे थे, और हम लोग को ये पता है कि लोगों तक राशन नहीं पहुंच रहा है, लोगों के पास बहुत बुरी स्थिति है। पटना में जो स्लम्स एरिया है जहां हम लोग काम कर रहे हैं, वो कमला नेहरू स्लम्स है, चीना कोठी के पास स्लम्स है, वहां लोगों को राशन नहीं पहुंच रहा है, उनका राशन कार्ड नहीं बना है, जिनके पास राशन नहीं है उनको राशन नहीं मिल रहा है। तो ये स्थिति है। ऐड करें ऑफ द पॉइंट बोल रही है, मोहल्ला सभा की बात कर रहे हैं। मोहल्ला सभा का जिस पर हम बात रखना चाह रहे हैं, मोहल्ला सभा एक्टिवेट हुआ था क्योंकि ये 74th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग ने आश्रय अभियान ने कम से कम 10 मोहल्ला सभा किए थे, जिसमें हम लोग ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को हर डिपार्टमेंट का जैसा नूतन अंचल हर जोन का लोगों को बुलाए थे, वार्ड पार्षद भी था और वहां के एमएलए भी थे। हम लोग ने कम से कम 14 मोहल्ला सभा हर जगह में किया था, लेकिन उसके बाद में जब हम लोग इसको करने लगे और ये काफी चर्चा की बात हो गई, तब बिहार सरकार ने आदेश निकाला कि हर वार्ड पार्षद अपने मोहल्ला में मोहल्ला सभा करेंगे, लेकिन ये नहीं हुआ। लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि मोहल्ला सभा करने से जो मोहल्ले की जो समस्याएं हैं उस समय कम्युनिटी के साथ वो उभर कर आई थी, और वहां पर हर अंचल का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बैठने के कारण बहुत सारे समस्या का निदान भी हुआ था। जैसा जो कूड़ा जो फेंका जा रहा था गर्दनी बाग में, उस समय हम लोग ने इसका मुद्दा उठाया था। जो राशन नहीं हो रहा था तो वहां पर डीएम का रिप्रेजेंटेटिव भी आया था। तो मोहल्ला सभा जरूर हुआ पटना में। हम लोग आश्रय अभियान ने अपने बल पर 14 जगह में मोहल्ला सभा किया था, लेकिन फिर हाईजैक होकर नीतीश सरकार ने कहा कि हर वार्ड पार्षद को आदेश दिया थी मोहल्ला सभा चलाने के लिए। मैं इतना कहना चाह रही थी मोहल्ला सभा के बारे में। थैंक यू। अंकित जी। हाँ पुष्य, अब आप बता सकते हैं क्या कि जो 2 सवाल थे राजेंद्र के, कि एक तो ये कि शुरुआत में अपने प्रवासी मजदूरों को लेके नकारात्मक थी, और दूसरा ये कि जो क्वारंटाइन सेंटर है उसकी हालत कुछ ठीक नहीं है, तो इसके बारे में। पहला सवाल जो है कि बिहार सरकार का शुरुआत में रवैया था कि जो भी मजदूर है जहाँ है वहीं रहे। उसका कारण यह है कि मार्च तक बिहार सरकार का नजरिया यही था कि बिहार के लोग कहीं भी जाएं और नौकरी करें, बिहार में नहीं भी रहे तो कोई फर्क नहीं। पलायन को ये लोग बिहार के लोगों की महिमा बताते रहे हैं। सुशील कुमार मोदी जी का बयान भी आया था, आप लोगों ने सुना होगा कि बिहारी इतने मेरिटोरियस होते हैं कि चांद पर भी जाके अपना रोजगार ढूंढ लेते हैं। बड़ी उसकी आलोचना भी हुई थी, और नीतीश कुमार ने भी उस वक्त विधानसभा में कहा था कि कहीं कोई अगर काम के लिए बाहर जाता है तो उसको गलत नजरिए से नहीं देखना चाहिए, ये तो हमारे हुनर का कमाल है कि लोग हमें दूसरी जगह देते हैं। हालांकि उसी समय में IIPS मुंबई ने एक सर्वेक्षण किया था, जिसमें पता चला था कि बिहार के जो लोग काम के लिए बाहर जाते हैं उसमें से 90% लोग जो है वो बहुत छोटी मजदूरी पर 5 से 10 हजार रुपये महीने की मजदूरी पर काम करते हैं। इस चीज को लोगों ने इग्नोर किया था, जो इस कोरोना के समय में समझ में आया। तो पहले उनका ये टारगेट था कि जो जहाँ है वही रहे, लेकिन जब लगा कि आना ही है और उसके कारण बड़ी बदनामी हो रही है, चुनाव का भी मसला है, तो फिर उन्होंने मजबूर होकर बिहार सरकार ने लोगों को अपने यहाँ बुलाना शुरू किया। और बहुत ही जब स्पेशल ट्रेनें चली तब भी बहुत सारी बातें सुनने को मिली कि बिहार सरकार बहुत अधिक नहीं चाहती है कि लोग आए। और इवन कि जब लोग आना शुरू हुए तो बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने पहली बार एक अलग कैटेगरी अपने कोरोना पॉजिटिव मरीजों में दिखाई कि प्रवासी मजदूर, अभी भी आ रहा है कि प्रवासी मजदूर कितने कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। उसका मकसद ये है कि ये बताया जा सके कि बिहार में कोरोना मरीज उतने नहीं थे, हम लोग कंट्रोल करके रखे थे, प्रवासी मजदूर आए इसलिए कोरोना यहाँ इतना ज्यादा बढ़ गया। इस कारण समाज में बहुत सारे क्लासेस भी हुए। दिलचस्प है कि बिहार सरकार पर पहले भाजपा का दबाव था कि वो मरकज के मरीजों के लिए स्पेशल कॉलम बनाए। उस वक्त बिहार सरकार ने वो कॉलम नहीं बनाया, लेकिन प्रवासी मजदूर के मसले पर बिहार सरकार ने अलग कॉलम बनाया है, और इसमें वो बताते हैं कि इतने प्रवासी मजदूर संक्रमित हैं। तो ये इनका अपना नजरिया है। वो चाहते हैं कि वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं जो जहाँ है वहाँ रहे। अब दिख रहा है थोड़ा बहुत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अप्रोच की सबको ये काम देंगे, सबके लिए यही रोजगार की व्यवस्था करेंगे, लेकिन वो कहा जा रहा है, कितना हो रहा है कहना मुश्किल है। चुनाव के कारण हो सकता है कहा जा रहा है।
ये पहले सवाल का जवाब है। दूसरा सवाल क्या था उनका? क्वारंटाइन सेंटर की जो स्थिति है वो थोड़ी। हाँ, नहीं, इस सवाल में कुछ कहना चाह रहे थे, जो जैसा जो लेबरर्स वापस आ रहे हैं, अभी नीतीश कुमार कह रहे कि हम सबको रोजगार देंगे। मेरा कहना है कि 30 साल में लॉकडाउन था बिहार में, जितने भी फैक्ट्रीज थे सब बंद हो चुका है। इन 30 सालों में न आरजेडी की सरकार न जेडीयू की सरकार ने कोई भी एक फैक्ट्री को शुरू किया और लोगों को रोजगार दिया, जिसके कारण लोग सब प्लान करके बिहार छोड़ के अलग अलग राज्य में जा रहे हैं अपना योगदान देने के लिए। तो क्या अभी जो 25 लाख बिहारी भाई बहन वापस आए, क्या सरकार की ताकत है उन लोग को नौकरी दिलाने का? तो आई डोंट थिंक सो। ये मतलब एक हवा की जो बात हो रही है मनरेगा के माध्यम से, नहीं, मनरेगा में क्या हो रहा, ग्रामीण क्षेत्र में वो आप और हमसे छिपा हुआ नहीं है कि लोगों को कहाँ काम मिल रहा नहीं मिल रहा। तो इसमें हम ये बात जोड़ना चाहते, क्षमा चाहती हूँ मैं मित्रा भाई से कि हमने आपके बीच को बात बता। अब प्लीज जो ऐड किया है, मेरा पॉजिटिव थोड़ा सा रहता है कि अगर सरकार चाहे और मनरेगा को ठीक से लागू करे, क्योंकि इस बार बिहार सरकार ने कहा है कि 24 करोड़ में मैंडेज रोजगार की व्यवस्था वो लोग करने वाले हैं। अगर ठीक से इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो शायद कुछ कुछ काम हो सकता है, लेकिन बिहार में इम्प्लीमेंटेशन बड़ा मसला है। जो चीजें जो पटना में तय होती है वो लागू होते होते बहुत बुरी स्थिति में पहुंच जाती है, हम लोग का अनुभव है। अगर ठीक से लागू करें तो हो सकता है हो भी जाए, लेकिन कितना करते हैं ये लोग देखना होगा। तो दूसरा सवाल जो था क्वारंटाइन सेंटर का, तो क्वारंटाइन सेंटर में हर जगह मतलब ये समझ लीजिए कि क्वारंटाइन सेंटर के संचालन के लिए बिहार सरकार ने एक पूरी सूची बनाई थी और विज्ञापन दिया था कि हम हर व्यक्ति को 23 चीजें देंगे और ये सुविधाएं देंगे। इसके अलावा खाने के लिए भी अलग से बजट था, शायद 60 रुपये ऐसा कुछ था। ये इन चीजों का एक पोस्टर बना हुआ था, लेकिन कहीं भी बिहार सरकार के जनसंपर्क विभाग के लोगों ने एक तस्वीर ऐसी नहीं निकाली जहां ये सुविधाएं मिल रही हो प्रचार के लिए। जैसे दूसरे तमाम राज्यों ने इस वक्त, केरल ने, राजस्थान ने और राज्यों ने अपनी अपनी तस्वीर दिखाई कि हमारे क्वारंटाइन सेंटर इतने सुंदर है। बिहार सरकार का एक भी फोटोग्राफ ऐसा नजर नहीं आया कि हमारे क्वारंटाइन सेंटर बहुत सुंदर है, उसमें सारी सुविधाएं हैं। उसकी वजह ये थी कि ये शुरुआत से ही भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ गया। सामान कैसे सप्लाई किया जाए, किसको ठेका मिले और मिले तो उसमें क्या कैसे दिया जाए, इन सारी चीजों के कारण क्वारंटाइन सेंटर शुरू हो गए और सामान लोगों को मिल नहीं रहा था, खाने की सुविधा नहीं थी। जब शुरुआत में मजदूर आए थे तो हम लोगों ने देखा था कि चावल नमक दे दिया, कहीं चूड़ा दे दिया। तो इस तरह की अव्यवस्था हर जगह रही और भ्रष्टाचार की जो हमारी पूरी संस्कृति, कार्य संस्कृति बिहार में विकसित हो गई है। इसके कारण क्वारंटाइन सेंटर की हालत अभी भी, अब तो बंद ही होने वाला है। तो अब तो हम लोग एक चीज आखिर में कह के मैं अपनी बात करना चाहता हूँ कि हम लोग को कोरोना की चर्चा करनी नहीं चाहिए, क्योंकि अब तो बिहार में चुनाव की चर्चा शुरू होने वाली है। अब क्वारंटाइन सेंटर बंद करके डिजिटल रैलियां होगी, तो हम लोग उस फेज में जा रहे हैं। कोरोना और लॉकडाउन के फेज से बाहर निकल के चुनावी फेज में जा रहे हैं। तो अभी तो ये स्थिति यही है जी। जो अगला सवाल है, धन्यवाद। एक बात जोड़ना चाह रहे हैं, एक बात जोड़ना चाह रहे हैं कि क्वारंटाइन सेंटर की तो हालत खराब है और बहुत कम संख्या है। जैसे हमारे पास 386 पंचायत है और 6,907 जो है स्कूल है हमारे पास। तो शुरू में जो आइसोलेशन वार्ड बनाया गया वो 886 ही थे, और अभी भी हालत ये है कि सिर्फ 3 लोगों की 100 में से 3 लोगों की जांच हो पा रही है, क्योंकि जांच की सुविधा ही नहीं है। और अभी तक बिहार में सिर्फ 4 सेंटर है जहाँ कोरोना की जांच की टेस्ट की सुविधा है। तो बताओ, जो हॉटस्पॉट तो बहुत सारे बन गए हैं पहले, जो 4-5 जिले थे। तो कुल मिला के स्वास्थ्य की हालत बहुत खराब है, और सही आंकड़ा हमको तब तक नहीं पता चलेगा जब तक कि बड़े लार्ज स्केल पे जांच नहीं हो, और जांच ही नहीं हो रहा है। लॉकडाउन के अवसर का भी फायदा हमने नहीं उठाया, जांच नहीं कराया। इसलिए जो पीक टाइम पहले आना था वो सरकार की इस मंशा की वजह से अब देर से आएगा। डॉक्टर्स कहते हैं कि जुलाई में पीक टाइम आएगा और बड़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित होंगे। धन्यवाद। पुष्य, आपके लिए एक और सवाल था। मेरे ख्याल से ये जो पूछा गया है वो बहुत जरूरी सवाल है ये, और मैं भी खुद बिहार से बिलोंग करता हूँ और जो मैं डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी जो स्थिति है वो बहुत खराब है। तो ये सवाल ये है कि ये महजबीन है सैयदा रहमान, वो महजबीन सैयदा रहमान वो पूछती हैं
कि my question is to Pushyamitra. There is a huge increase in the number of cases in Bihar, and these cases are mostly in the districts other than Patna. तो मतलब जैसे हम समझ ही पा रहे हैं कि खगड़िया, बेगूसराय, रोहतास, भागलपुर, मधुबनी, ये डिस्ट्रिक्ट्स में भी लगभग उतने ही केसेस जितने ही पटना में हैं। तो आर दीज डिस्ट्रिक्ट्स इक्विप्ड इनफ टू टैकल द सिचुएशन? ये इनका सवाल है कि क्या पटना में तो ठीक है, लेकिन क्या इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे उतने ही केसेस हैं, तो क्या वो तैयार हैं? आवाज ठीक नहीं आ रही। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। लगातार स्वास्थ्य विभाग के सचिव जब तक संजय कुमार रहे उनको फॉलो किया, अब नए सचिव तो उस तरह से एक्टिव नहीं है। जो पूरा हेलो जी बताइए। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। हेलो हेलो बोलिए। तो मैं ये कह रहा था कि बिहार में जो कोरोना टेस्टिंग हुई, निवेदिता जी ने भी बताया हम लोगों को कि बिहार में पर्याप्त कोरोना की टेस्टिंग नहीं हो रही है, बहुत टारगेटेड टेस्टिंग हो रही है। जब से प्रवासी मजदूरों का आना बिहार में शुरू हुआ है, तो जितनी टेस्टिंग हो रही है ज्यादातर प्रवासी मजदूरों की ही हो रही है। और आम लोगों में अगर कोई शिकायत आती है, कोई कांटेक्ट करता है, तब उसकी टेस्टिंग होती है। अभी टारगेटेड टेस्टिंग जो है स्वास्थ्य विभाग की, वो मजदूर जो दूसरे राज्यों से आ रहे हैं उनकी हो रही है। क्योंकि उनकी ही टेस्टिंग हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो अलग अलग जिलों के हैं और क्वारंटाइन सेंटरों में रह रहे हैं या आ रहे हैं ट्रेन से, तो उनके मामले ज्यादा नजर आ रहे हैं, इसलिए दूसरे जिलों उस तरह के मामले नजर आ रहे हैं। खुशी की आवाज कट जा रही है। नॉर्मल टेस्टिंग हो और जो भी टेस्टिंग कराना चाहे, या सरकार अपने तरीके से रैंडम टेस्टिंग करे, जैसा कि नीतीश कुमार पिछले 15-20 दिनों से कह रहे हैं कि रोज 10,000 टेस्टिंग होनी चाहिए। अगर उस ढंग की टेस्टिंग हो तो सही तस्वीर दिखेगी। अभी सही तस्वीर दिख नहीं रही है। अभी क्योंकि मजदूरों की टेस्टिंग हो रही है, इसलिए वो अलग अलग जिले में उतनी संख्या में दिख रहे हैं। हेलो हेलो जी 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 हेलो समझे जी, आवाज आई आपकी क्वेश्चन। तो टेस्टिंग का पैटर्न जो है ना, वो वही है कि अभी मजदूरों की टेस्टिंग हो रही है, वो मजदूर दिख रहे हैं। मेरी टेस्टिंग नहीं हुई है, इसलिए मैं कंफर्म नहीं हूँ कि मुझे कोरोना हुआ है या नहीं हुआ है। आपकी टेस्टिंग नहीं हुई है, निवेदिता जी की टेस्टिंग नहीं हुई होगी, तो टेस्टिंग का पूरा पैटर्न जब तक मास लेवल पर टेस्टिंग नहीं होगी, तब तक कोरोना के संक्रमण की सही तस्वीर नजर नहीं आएगी बिहार में। अभी बहुत कम टेस्टिंग हो रही है, रोज 2 से 3 हजार टेस्टिंग ही हो रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस समय कर पाया क्या क्लियर हो पाई क्या? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी कि मतलब क्या जो पटना के जो बिहार के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं, वो किस हालत के हैं, अगर इस पर थोड़ा सा आप बता दें। क्या डिस्ट्रिक्ट अस्पताल स्वास्थ्य जो सुविधाएं, डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल है, हाँ स्वास्थ्य सुविधाएं जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। हाँ देखिए, बिहार सरकार ने पिछले साल जब चमकी बुखार बहुत ज्यादा बिहार में फैला था, तब सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया था। उसमें उसने बताया था कि हमारे पास डॉक्टरों की संख्या में आधे से अधिक डॉक्टर के पद खाली हैं और नर्सों के पद 71% खाली। ये एफिडेविट उन्होंने पिछले साल दिया था और उसमें कोई बदलाव नहीं। तो अभी भी जो बिहार का मैन पावर है, वो स्वास्थ्य विभाग, वो आधे से भी कम मैन पावर में काम कर रहा है। हम लोगों ने मुजफ्फरपुर में भी जाके देखा कि वहाँ जो जबकि बुखार जिन इलाकों में फैलता है, वहाँ बहुत कम स्टाफ है। तो स्टाफ की स्थिति वही है। और कुल मिला के बिहार में 4-5 मेडिकल कॉलेज बड़े हैं। ये पटना का IGIMS, PMCH और एम्स, दरभंगा का DMCH, मुजफ्फरपुर का SKMCH और भागलपुर का JLNMCH और गया था अनुग्रह नारायण सिंह मेडिकल कॉलेज। यहाँ मरीजों की भीड़ रहती है, बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। इसके अलावा जितने अस्पताल हैं बिहार के, वहाँ किसी तरह के अच्छे इलाज की सुविधा नहीं है, इसलिए वहाँ कोई अमूमन जाता नहीं है। और इन्हीं 5-6 सरकारी बड़े तैयारी में लोग सोए हुए नजर, इन्हीं को संभालना है कोरोना। ये जो अगला सवाल, हेलो जो अगला सवाल है हमारा, वो दीपक जी से है। दीपक, आप हैं ना लाइन पे? हाँ जी हाँ जी।
हाँ दीपक, आपसे दो सवाल हैं। एक राहुल हैं, वो पूछते हैं कि लॉकडाउन के गलत निर्णय के कारण और करीबन 650 से ज्यादा जो प्रवासी श्रमिक थे उनकी जान चली गई है। तो इस होमिसाइड को लेकर क्या हम लोग सरकार के खिलाफ कोई पीआईएल दाखिल कर सकते हैं क्या? एक तो ये सवाल है उनका। दूसरा है, एलिजाबेथ पूछती हैं कि व्हाट काइंड ऑफ इंटरवेंशन इज बीइंग डन फॉर माइग्रेंट हु हैव रिटर्न बैक टू बिहार फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड राशन। ये दो सवाल हैं जो आपसे स्पेसिफिकली पूछे गए हैं। जी, तो पहला जो क्वेश्चन है कि वो पूरे कंट्री का बता रहे हैं या पूरे केवल स्टेट का बता रहे हैं? 650 डेथ पूरे कंट्री का होगा मेरे ख्याल से। हाँ, देश का तो जी जी जी, तो इस पे जो बता रहे हैं कि डेथ हुए हैं माइग्रेंट वर्कर के, तो माइग्रेंट वर्कर का इशू को लेके आप देखिए कि किस तरीके से पहले सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आया और सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से इसमें माइग्रेंट वर्कर को लेके पहले कोई आदेश नहीं दिया गया कि हम माइग्रेंट वर्कर के हाउ कैन वी स्टॉप द मूवमेंट ऑफ द माइग्रेंट वर्कर, ऐसे करके स्टेटमेंट्स जब आए। तो ऐसे सिचुएशंस में हम ये देख रहे थे कि कोर्ट का क्या रवैया रह रहा है, खास करके माइग्रेंट वर्कर इश्यूज को लेके। जो हमारे सामने में बहुत विचलित करने वाले फिगर्स आ रहे थे, जैसे कि ट्रेन के पटरियों पे लोगों पे सोई और उनकी जान चली गई ट्रेन के आने से। तो ये कंडीशन क्यों बना? क्योंकि माइग्रेंट वर्कर को उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाई जो उनको मिलनी चाहिए थी उनके घर तक पहुंचने के लिए। और कहीं ना कहीं से ये जो नंबर ऑफ डेथ्स की फिगर बता रहे हैं, तो इसमें कोर्ट में बेशक आप जा सकते हैं, पीआईएल दाखिल किया जा सकता है, लेकिन कोर्ट से कितना एक्सपेक्टेशन रहेगा ये आप देख सकते हैं कि अभी किस तरीके से रेस्पॉन्सेज हमें मिल रहे हैं। और लेटली आई थिंक 25 ऑफ मार्च को, डेट एक बार मैं कंफर्म कर लूंगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो ये जो माइग्रेंट वर्कर पे 3 जजेस बेंच का सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और माइग्रेंट वर्कर पे उन्होंने फिर नोटिस जारी किया सेंटर को। तो इस समय में एक ये पॉजिटिव रेस्पॉन्स कहा जाएगा हमें सुप्रीम कोर्ट से मिला, जिसमें कि माइग्रेंट वर्कर के इश्यूज को लेके उन्होंने ये बात कोर्ट से सरकार से पूछी कि आप इसमें क्या कर रहे हैं और क्या आपका तैयारी है, किस तरीके से आप कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले तक जो जरूरत थी, जिस समय में जिसको कहते हैं कि टाइमली एक्शन वाज रिक्वायर्ड एट दैट टाइम, व्हाई सच काइंड ऑफ फ्लाइट्स वर बीइंग पुट ऑन ओवर द लेबरर्स। तो उस समय में जो लेबर जो प्रॉब्लम झेल रहे थे, खास करके माइग्रेंट वर्कर्स, जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं थे, पैसे नहीं थे, राशन नहीं था, उनको अपने घर लौटना था, और उस समय में जिस तरीके से सरकार टोटली फेल हो गई थी उस समय में उनको मुहैया कराने में सुविधाओं को, तो माइग्रेंट वर्कर फोर्स थे कि वो अपने घर जाए। और उस समय में ये लॉस ऑफ लाइफ है, इसको लेके जरूर कोर्ट में जाया जा सकता है। और ऑलरेडी बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर के इश्यूज को लेके पिटिशंस दायर हुए हैं। HRLN का भी अपना एक इंटरवेंशन रहा है माइग्रेंट वर्कर को लेके सुप्रीम कोर्ट में, जो ये सुओ मोटो एक्शन है उसी में हमारा एक आईए है अभी। तो इसमें डेथ को लेके स्पेशली तो नहीं गया है, लेकिन जाया गया है, लेकिन सुविधाओं को लेके जाया गया है कि सुविधाएं मुहैया कराई जाए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके माइग्रेंट वर्कर को उनके घर तक पहुंचने में। तो पहला जो सवाल है उसका जवाब यही है कि हाँ, जाया जा सकता है, लेकिन कोर्ट का क्या रेस्पॉन्स रहेगा इस पे मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी माइग्रेंट वर्कर का इश्यूज सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और उसी में ये एक आईए लगाया जा सकता है कि ये जो इतनी सारी डेथ हुई है इसके ऊपर में कोई कंपनसेशन अगर एटलीस्ट इन फैमिलीज को मिल जाए तो कुछ तो राहत मिले इन परिवारों को जिनके यहाँ ये लॉस ऑफ लाइफ हुए हैं, और जिसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं से हमारे जो इल प्रिपेयर्डनेस मैं कहूंगा उसका एक बहुत बड़ा रीजन रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। दूसरा जो सवाल था माइग्रेंट वर्कर को लेके एलिजाबेथ जी का, कि
सोशल सिक्योरिटी एंड राशन का, तो मैंने लास्ट में मैंने एक पॉइंट रेज किया था कि माइग्रेंट वर्कर जितने बड़े संख्या में रिटर्न हो रहे हैं, मोर देन 20 लाख माइग्रेंट वर्कर अभी तक आ चुके हैं हमारे बिहार में। और आप देखिए कि ज्यादातर अनफॉर्मल, इनफॉर्मल, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के माइग्रेंट वर्कर्स हैं। अब आप इनके लिए किस तरीके की परेशानियां का ये सामना कर रहे हैं, आप इसको समझना होगा हमें। पहला, इनका लॉस ऑफ वेजेस, जो इनकी जो भी दिहाड़ी थी, नौकरियां थी, जो काम कर रहे थे, वो जा चुका है, 2-3 महीने से ऊपर हो गए। उसके बाद से इनके पास में राशन नहीं था। उसके बाद से इनके पास में कोई जॉब असिस्टेंस का स्कोप नहीं दिख रहा है जब वापस ये लौट के आए। अब सबसे बड़ा जो चैलेंज है बिहार स्टेट में कि एक इतना बड़ा जो हमारे पास में वर्कफोर्स है, जो इस सिटी को, इस कंट्री को, जैसे सिस्टर डॉर्थी ने बताया, दे आर द सिटी मेकर्स। तो जब जरूरत है सिटी को तो इनको ये बुलाते हैं और इनका वर्क फोर्स यूज करते हैं। लेकिन जब आज इनको जरूरत है हमारे गवर्नमेंट की सोशल सिक्योरिटी की, उस समय में सरकार कितना प्रोएक्टिव अप्रोच अपना रही है, ये क्वेश्चनेबल है। नहीं है, इनके लिए नहीं दी जा रही है किसी भी तरीके की जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम की बात करें, वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा है इनके लिए। खास करके माइग्रेंट वर्कर की मैं बात करूं तो अभी बिहार गवर्नमेंट का अगर आप देख रहे होंगे और फॉलो कर रहे होंगे तो उन्होंने कहा है कि हम स्किल मैपिंग कर रहे हैं, और वो स्किल मैपिंग करके वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो माइग्रेंट वर्कर हैं वो किस स्किल से बिलोंग करते हैं और उनको किस तरीके का जॉब यहाँ दिया जाए। सबसे बड़ी बात है कि जो भी स्किल मैपिंग हो रही है उसमें देखेंगे। दीपक, थोड़ा सा टाइम कम है तो मैं भी इसके ऊपर बस वाइंड अप कर रहा हूँ ये बोल के कि जी। आप मनरेगा से इंश्योर कीजिए, जो एटलीस्ट अभी 100 दिन की जगह 200 दिन कीजिए, जो मिनिमम वेजेज है उससे ऊपर उठ के उनको दीजिए। और जो इनफॉर्मल सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कफोर्स है, जो अभी जिनके पास में अभी खाने के लिए कुछ भी नहीं है, उनको राशन मुहैया कराइए जब तक ये पेंडेमिक का असर रहेगा। और मिनिमम 6 मंथ तो कराइए ही कराइए। फाइनेंशियल सपोर्ट अलग से देना पड़ेगा। तो मेरा यही कहना है कि फाइनेंशियल सपोर्ट, इमीडिएट जॉब असिस्टेंस थ्रू मनरेगा और एनी अदर जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड सोशल सिक्योरिटी, ये तीनों चीज उनको मुहैया कराने की जरूरत है। जी धन्यवाद। जी, तो अब समय भी थोड़ा सा समाप्त हो रहा है और थोड़ा लेट भी शुरू किया और कुछ टेक्निकल ग्लिचेस भी आए। तो राहुल हैं जो मतलब कुछ पॉइंट्स रख रहे हैं, उनका स्पेसिफिक क्वेश्चन तो नहीं है पर पॉइंट्स रख रहे हैं कि क्योंकि वो एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, डिस्ट्रिक्ट छोटा नहीं, जो गांव है वहां से आते हैं, उन्होंने अपने गांव में जो हालात देखी है उसको वो बता रहे हैं कि लॉकडाउन है लेकिन लोग मतलब फॉलो नहीं कर रहे हैं लॉकडाउन गाइडलाइंस को। क्वारंटाइन सेंटर्स में लोग रात को निकल जाते हैं तो वहाँ पे कबड्डी खेली जाती है, तो लोग उतने अवेयर नहीं है। उसके बाद फिर उनके कुछ अपने बाइसेस, अपने रीजंस हैं कि नीतीश कुमार जो है वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं इतने इस पूरे दौरान पे। तो मतलब वो समझना चाह रहे हैं कि इसमें क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। ये खैर हम सबका सवाल है और कि कैसे ठीक होगा ये स्थिति, खासकर बिहार जैसे राज्य में जहाँ पे देश जहाँ पे करीब 40 लाख टेस्ट कर चुका है, वहाँ पे बिहार ने 10 करोड़ जनसंख्या के साथ 86,000 टेस्ट किए हैं। तो अपने आप में ये बड़े सवाल हैं और इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। निवेदिता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जुड़ी, आपने अपनी बातें रखी और इतने शॉर्ट नोटिस पे आप लोगों ने हामी भरी इस वेबिनार से जुड़ने के लिए। कुछ टेक्निकल ग्लिचेस भी आए, इसके बावजूद आप लोगों ने काफ़ी संयमता से और काफ़ी साथ दे के हम लोगों का ये बात, अपनी बातें रखी। तो दीपक जी, हम बिल्कुल इस पे फॉलो अप लेंगे कि क्या हम पीआईएल कर सकते हैं उस चीज को लेके। खुशी भाई, आपके रिपोर्ट्स का इंतजार रहेगा हम सबको, जो आप लिखते हो, बातें करते हो और जो आप अपने मुद्दे रखते हो सामने, उसका इंतजार रहेगा। निवेदिता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम सुनते रहेंगे आपसे और सोशल मीडिया के थ्रू आपको फॉलो करते रहेंगे। मिस्टर ड्रॉथी, हमेशा की तरह आप जुड़े रहेंगे इन शहरी गरीब और शहरी जो निर्माताओं के मुद्दों को लेके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पार्टिसिपेंट्स का, हमारे ऑडियंस का, जो इतने संयम के साथ
2 सेशंस में जो ब्रेक हुआ उसके बाद वो बने रहे। जो नेक्स्ट हमारा वेबिनार है वो अहमदाबाद के बारे में है, तो उसके अभी डेट्स और डिटेल्स अभी हम आपको जिस जिस थ्रू से हमने आपको पहले बताया था उसी मीडियम से हम आपको बताया देंगे। तो अभी अहमदाबाद का डेट फाइनल नहीं हुआ है, डेट फाइनल होते ही हम आपको इत्तला करेंगे उसके लिए। और उससे पहले आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा है कि आप लोग सेफ रहें और इसी तरीके से एजुकेटेड रहें, सवाल करते रहें। जिंदाबाद, सलाम, धन्यवाद।